ये सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है। लेकिन क्या करूं, माँ के संस्कार यही थे। जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। तभी पानी का बोतल लेकर उसकी पत्नी आती है। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। खेतों में केतारी तो बो दिया है मीणा, पर पानी नहीं मिलेगा तो वह मुरझा जाएगा। आसपास की सभी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहां से दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लेते हो? अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है। मई जून में तो गांव के बचे खुचे नहरें भी सूख जाएंगे। तब क्या करोगे? उससे पहले ही कुआं की खुदाई कर लो। तुम सही कह रही हो मीना, मैं कल से ही कुआं की खुदाई में लग जाता हूँ। उसी गांव में हरिराम का छोटा भाई रहता था, जो दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर रखा था। जितना वह बेईमान था, उतना ही दिल का वह कठोर भी था। देख रमेश, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया, और वो भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर। कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। पैसे कमाने का असली तरीका यही है, दिमाग और चालाकी। पर भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है। क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया तूने? वो बड़े भैया हैं, राम जैसा सीधा। कहता है हराम का पैसा घर नहीं टिकता। पर देख, मेरा घर तो महल बन गया। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास। मदद वो नहीं होती जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ के पैसे में नहीं। बाहर तापमान अब भी कम नहीं हुआ, लेकिन हरिराम के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका है। वह अपनी खेतों की तरफ अपनी फसल को देखने जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई विक्रम उसे रास्ता में मिलता है। भैया, अब तो मान जा। ये जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है। और तू? फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी। तेरे पास सब कुछ है विक्रम, बस एक चीज नहीं है, चैन। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो? देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सिर ऊंचा, जब गिरा तो कीचड़ बना देगा। अगली सुबह हरिराम अकेला खेत के बीचों बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में जुट जाता है। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जा रही है। वह मन ही मन बोलता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं खुदाऊंगा, चाहे जान चली जाए, पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। दोपहर का समय पास ही से एक चरवाहा गुजरता है, जो हरिराम की हालत देखता है। हरिराम भैया, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है और आप अकेले खुदाई कर रहे हो। कम से कम कुछ खा पी लो। समय नहीं है भाई, हर मिनट कीमती है। अगर ये कुआं अगले महीने तक न बना तो खेत मर जाएगा, और साथ में हम भी। चरवाहा सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद हरिराम की चाल लड़खड़ाने लगती है। कुछ घंटे बाद हरिराम धूप में बेहोश हो चुका है। उसका शरीर तप रहा है, होंठ सूख गए हैं, फावड़ा पास पड़ा है। मीना खेत के पास आती है, हाथ में पानी का बोतल लेकर। हरिराम जी, ओ हरिराम जी, हरिराम जी, आँख खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। आपने वादा किया था सोनू को पढ़ाना है ना, उठिए ना। हरिराम की सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। वह एक बार आंख खोलता है। मीना, कुआं बनाना है, सोनू भूखा ना रहे। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए, मैं सब संभाल लूंगी। हरिराम की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं। मीना की चीख आसमान में गूंज जाती है। हरिराम की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, और मीना की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक कोने में बैठी थी। गहरा सन्नाटा उसके चारों ओर पसरा था। उस घर में अब वो आवाजें नहीं गूंजती थीं, जो हरिराम के होने का एहसास कराती थीं। बेटे की छोटी छोटी बातें अब मीना के दिल को छलनी कर देती थीं। मैं हार नहीं मानूंगी हरिराम जी। आपकी मौत उस कुएं की खुदाई करने की वजह से हुई है। मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अगली सुबह मीना ने कुदाल उठाया और कुएं की तरफ चल दी, और फिर अधूरा कुआं को खोदना चालू कर दिया। आखिरकार उसे कुएं से पानी आ गई। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। अब हरिराम का भाई विक्रम उस कुआं को देखकर लालच भर आई। गीता, पानी की समस्या अब होते जा रही है। सारे तालाब कुएं सूख चुके हैं। गांव वाले पानी के लिए तरसने लगे हैं।
अगर मैं पानी का व्यापार करने लगूं तो मेरी अच्छी कमाई होने लगेगी। पर आप पानी की व्यापार कैसे करोगे जी? पानी तो कहीं पर भी नहीं है। दूर दूर तक कुएं तालाब सूख पड़े हैं। अरे मूर्ख गीता, तुम्हें क्या पता नहीं है? मीना भाभी ने कुएं की खुदाई कर दी है और उसमें पानी भी निकल आई है। अब देखो मैं व्यापार पानी का कैसे करता हूँ। फिर विक्रम मीना का घर पहुंचता है और मीना से कहता है, भाभी मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे यह बात करते हुए खुद ही खराब लग रहा है। वे कुआं वाली जो खेत है वह खेत बाबूजी ने मेरे नाम पर करके गए थे। शायद भैया ने आपको नहीं बताया होगा। विक्रम जी, अगर वह जमीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने वह जमीन क्यों नहीं लिया? और भैया ने तो इस जमीन के बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे भरोसा नहीं है कि वह जमीन आपका है। देखिए मीना भाभी, भैया की गरीबी की स्थिति को देखकर मैंने वह जमीन भैया को रखने को दिया था, पर अब वह जमीन मुझे लेना पड़ेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कागज अपने साथ लेकर आया हूँ, देख लीजिए। मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं यह कागज आज रख लेती हूँ और कल सुबह ही मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी और इस कागज को दिखाऊंगी। ठीक है मीना भाभी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर विक्रम वहां से चला जाता है और अगली सुबह होते ही मीना कागज को लेकर मुखिया जी के पास जाती है। पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुखिया जी भी विक्रम से पैसा लिए हुए थे। मुखिया जी, यह कागज देखकर बताइए कि इस कागज पर क्या लिखा है। मीणा, इस कागज पर यह लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है वह खेत विक्रम का है। फिर मीना बड़ी उदास मन से वह कागज लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू भरे अपनी मेहनत वाले कुएं विक्रम के हवाले कर देती है। और उधर विक्रम खुशी खुशी वह पेपर लेकर घर आ जाता है। फिर विक्रम अपने नौकरों से कहकर गांव में यह बात फैला देता है कि सुनो गांव वालों, आप लोग की पानी की समस्या विक्रम भैया ने खत्म कर दी है। अब पानी जिनको भी चाहिए वह विक्रम भैया के कुएं से ले जा सकते हैं। पैसे दे जाओ और पानी ले जाओ। कौन बेच रहा है पानी? विक्रम कहता है कुआं उसका है और अब जो चाहे पैसे देकर पानी ले। अरे ये तो वही कुआं है ना जो मीना ने खोदी थी। हाँ भाई, उसी का है। उस बेचारी ने तो महीने भर तक अकेले खटखट करके गड्ढा खोदा था। जब उसका पति मरा था तब मीणा ने हिम्मत नहीं हारी, खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए और तब जाकर पानी निकला। अब ये विक्रम कैसे मालिक बन गया? जब यह बात मीना के कानों तक पहुंची तो मीना को यह सोचकर तकलीफ हो रही थी कि उसने जिस कुएं को खून पसीने से सींचा था अब कोई और उसे दौलत कमाने का जरिया बना रहा। पानी ले जाओ भाई, 10 रुपये में 30 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी विक्रम की जेब भर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में झोला और पांव में फटे हुए चप्पलें थीं। माथे पर भस्म और आंखों में तेज था, पर चेहरा पसीने और थकावट से ढका हुआ। बाबा सीधे विक्रम के कुएं के पास पहुंचे। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान भला करेगा। बाबा, भगवान भला तभी करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता। 10 रुपये दो, पानी लो। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक लोटा पानी चाहिए। तो जा बाबा, बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। यहाँ दया धर्म नहीं चलता। बाबा का चेहरा उतर गया। ये हुए पांव और टूटी हुई उम्मीदों के साथ बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था मीणा का घर। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। मीणा अपनी झोपड़ी में सूखी रोटी सेंक रही थी। बाबा उसके पास पहुंचे। बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ। मीणा ने बिना एक शब्द बोले अपनी टूटी बाल्टी उठाई और घर के कोने में रखे घड़े से आखिरी पानी लाकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा, ये लीजिए, हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी लिया, पिया और आंखें बंद करके आकाश की ओर देखा। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं, फिर अपना झोला खोलते हैं। झोले से एक छोटा मिट्टी का मटका बाहर निकालते हैं, जो लाल कपड़े से ढका होता है। बेटी मीणा, तूने सच्चे दिल से एक प्यासे को जल पिलाया है। ये मटका मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। नहीं बाबा, मुझे यह मटका नहीं चाहिए। मैं यह मटका रखकर क्या करूंगी? घर में कुछ सामान नहीं है तो यह खाली पड़ा रहेगा। बेटी, यह मटका सबको नहीं मिलता। जो ईमानदार और दूसरों की भलाई करता है उसे ही मिलता है। ये साधारण मटका नहीं है,
ये मटका मेरी साधना का फल है। इससे जो भी मांगोगी सच्चे दिल से वो मिलेगा। पानी, दूध, अन्न, घी, जो भी। पर ध्यान रखना, जब मांगना पूरा हो जाए तो इस लाल कपड़े से मटके को ढक देना, तभी यह रुक जाएगा, वरना ये मटका कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीणा ने मटके को अपने पास रख ली और इतना कहकर बाबा मीणा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। अगली सुबह मीणा घबराते हुए मटके को देखती है, फिर हिम्मत करके कहती है, मटका मटका, एक लोटा पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छप छप की आवाज आती है और मटका पानी से भर जाता है। मीणा की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। अब ढक देती हूँ, बाबा ने यही कहा था। वो लाल कपड़ा मटके पर रख देती है। मटका शांत हो जाता है। अब रोज मीणा जरूरत के अनुसार कुछ मांगती, दूध, आटा, दाल, और मटका हर बार उसे वहीं देता। गांव वाले अब धीरे धीरे जानने लगते हैं कि मीणा के घर कुछ चमत्कार हो रहा है, पर मीणा इसे छिपाकर रखती है, किसी को बताती नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा था इसका उपयोग जरूरत के लिए करना, दिखावे के लिए नहीं। अब मीणा का घर पहले जैसा नहीं रहा। टूटे फूटे आंगन की जगह अब पक्की ईंटों की फर्श है। जहां पहले एक खाली कोना था, अब वहीं एक बड़ा सा राशन की दुकान सजा है। आटा, चावल, तेल, मसाले, दाल, साबुन, सब कुछ। गांव वाले अब लाइन लगाकर आते हैं। मीणा बहन, जो सामान तुम देती हो वो तो सेठ की दुकान से भी सस्ता और बढ़िया होता है। ये सब भगवान की कृपा है राधा बहन। मीणा बहन, तुम्हारे पति बहुत ही ईमानदार इंसान थे और तुम्हारे देवर विक्रम उतना ही बेईमान। इसलिए देखो, विक्रम का व्यापार ठप हो गया है। बेईमानी का फल जरूर मिलता है और ईमानदारी का फल में देर है, पर अंधेर नहीं। यह सब औरतों की बातें खड़ा होकर विक्रम सुन रहा था और फिर उसे मीना से जलन पैदा हो गया। वह सोचने लगा कि आजकल मीना भाभी के बहुत चर्चे हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों ना हम मीना भाभी की दुकान में ही आग लगा देते हैं। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। उसी रात विक्रम ने मीणा की दुकान में आग लगा देता है और घर में चुपचाप जाकर सो जाता है। सुबह होते ही गांव में पूरा हाहाकार मच जाता है कि मीणा की दुकान में आग लग गई है और सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। जब मीणा को इस बात की खबर मिली तो मीणा बहुत ही उदास हो गई। तभी उस मटके के पास बैठकर गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मीणा की आंखों में आंसू देख मटके को बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी उस मटके से आवाज आता है, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, हिम्मत मत हारो। जो तुम्हें चाहिए वह फिर से मुझसे मांग सकती हो और आगे अपना रास्ता बना सकती हो। जो जैसा करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। यह सुनते ही मीना को एक उम्मीद की किरण नजर आई और फिर से वह अपनी राशन की व्यापार को चालू की। मीना की तुरंत दुकान खोलने की बात विक्रम को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसने मन ही मन सोचने लगा, आखिर में यह मीना भाभी ऐसा क्या करती है कि यह तुरंत ही अपना राशन का व्यापार चालू कर ली। अब तो और भी गांव वाले मुझे ताना देंगे। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम गुस्से में मीना की जासूसी करने का फैसला करता है। रात के समय विक्रम अपने गमछे से मुंह ढककर मीना के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर मीना घड़े के सामने बैठी है। मटका मटका, 2 बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भर चावल निकलता है। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं भी कितना मूर्ख था। मुझे जड़ तक पहुंचना था और मैं सिर्फ ऊपर ही देखकर दुकान को जला डाला। जड़ तो यह मटका है, तो राज इस मटके में है। जो मांगो वो देता है। अब यह मटका हमारा होगा। विक्रम खिड़की से आता है और मीना के आंगन में चुपके से मटका चुरा लेता है। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। विक्रम मटका लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी बेटे को जगाता है। जल्दी उठो, अब हमें इस गांव से जाना है। हमारे पास बिना मेहनत किए अब सब कुछ होगा। ये देखो मटका। अरे यह मटका लेकर क्या करोगे? अचार लगाओगे क्या? अरे पगली, पहले चलो हमारे साथ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे इतनी रात में कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मुझे बता भी तो दो कि बात क्या है। तुम बोलती ही बहुत ज्यादा हो। थोड़ी देर सब्र करो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। कुछ दूर चलते ही वह लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। विक्रम, पत्नी और बेटा नाव में बैठते हैं। मटका उनके पास रखा है। नाव धीरे धीरे बह रही है
और दूसरी तरफ एक नया गांव दिखाई दे रहा है। विक्रम बैठे बैठे सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। क्या जी, इस मटके से सच में सब कुछ मिलेगा? हाँ देखो अभी, मटका 5 बोरी चावल दे दो। मटका से चावल निकलने लगता है। पापा पापा आइसक्रीम मांग कर देखो ना मटका से। आइसक्रीम निकलने लगता है। अब चावल और आइसक्रीम से नाव भरने लगता है। तभी पत्नी बोलती है, अरे, अब तो नाव भारी हो रही है। नाव डगमगाने लगती है। पत्नी डरने लगती है। विक्रम, बंद करो इसे। बहुत हो गया, पानी अंदर आ रहा है और आइसक्रीम भी पिघल रहा है। रुक जा मटका, बस कर, बंद हो जा। मटका नहीं रुकता क्योंकि उसे लाल कपड़े से ढका नहीं गया। अब चावल, आइसक्रीम सब कुछ गिरते जा रहे हैं और नाव डूबने लगी है। विक्रम और उसका परिवार पानी में डूबते दिखने लगे। विक्रम के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। मीणा मेहनती और ईमानदार थी। भले